दोस्तों, काफ़ी अंतराल के बाद आज 15 फरवरी को आपसे फेसबुक यूट्यूब पे रूबरू हो रहा हूँ। इतने दिनों तक मैं कहाँ रहा, आपके बीच क्यों नहीं आया। काफ़ी लोगों ने मुझे फ़ोन किया, काफ़ी हमारी हालचाल पूछने की लोगों ने जहमत की, बहुत लोग खामोश बैठे रहे। उसके बावजूद आज मैं थोड़ी हिम्मत करके आपसे बात करने के लिए आया हूं, क्योंकि मेरे पे भी बंदिश है। इस वक्त भारत जो है डेमोक्रेटिक, हम कहते हैं कि हम आज़ाद हैं, हमारी एक सरकार है, लेकिन जिस हिसाब से भारत के अंदर शासन डेमोक्रेसी चल रहा है, वो राजतंत्र के स्टाइल पर, अंग्रेज़ों के मंसूबे, अंग्रेज़ों की सोची समझी नीतियों पर फोड़ो और शासन करो, तोड़ो और शासन करो। जो जो घटक, जो जो इकाइयाँ मजबूत होनी चाहिए, उसको कमज़ोर करने की साजिश, कीमतें बेइंतहा बढ़ाना, हर एक चीज़ को निजीकरण करना, ये सारी चीज़ें गुलामी की तरफ ले जाया जा रहा है। कभी सीधा सीधा जात पे, कभी मंदिर पे, कभी मस्जिद पे लड़ाइयाँ होती रही, लेकिन अब तो आंदोलनजीवी, परजीवी और जो है अलग अलग कीटजीवी और क्या क्या नाम दे करके ये जो है उल्लू सीधा बनाया जा रहा है। और हमारे जो मुख्य घटक किसान भाई, जो अपने खेतों में फसल उगाते हैं, फल सब्जी उगाते हैं, और हर एक जनता का उससे जीवन यापन होता है, वो आज पिछले कई महीनों से दिल्ली के बॉर्डर पे 80 दिनों से तो बैठे ही हैं, उससे पिछले 3-4 महीनों से आंदोलनरत हैं। उन पे जो कानून थोपा जा रहा है, उन पे जो नियम कानून और जो थोपा जा रहा है, उसका दुष्परिणाम न सिर्फ किसानों पे बल्कि जनता उपभोक्ता पे भी कुछ आना है। उसमें जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो अंधभक्त हैं, जो दलाल हैं, जो एजेंट हैं, जो जय जयकार कर रहे हैं, उनको भी भोगना होगा, और वो भी भोग रहे हैं। एक काना व्यक्ति पेट्रोल 15-20 रुपए लीटर हो जाएगा, सरकार को वोट दीजिए, एक पार्टी को वोट दे दीजिए, पार्टी विशेष में किसी का नाम नहीं लेना चाहता, आप समझते हैं और जानते हैं। गैस सिलेंडर 50 रुपए में हो जाएगा, 1000 रुपए के करीब एक गैस सिलेंडर का कीमत हो रहा, सब्सिडी भी खत्म। पेट्रोल 100 रुपए के पार होने जा रहा है। मौसमी फल फ्रूट सब्जियां जो 5 रुपये 10 रुपये किलो मिलता था, वो भी अब 40-50 रुपये हो गए हैं, और जब मौसम नहीं होगा तो वो 100-200 रुपये भी ऊपर जा सकता। फिर आपके चावल, आटा, तेल, दाल जो जरूरी आपकी है, उसकी कीमत क्या होगी। पानी जो 10 रुपये 5 रुपये में मिलता था, वो भी अब 20 रुपये का बोतल हो गया है, और वो भी अब और बढ़ने जा रहा है। तो प्रकृति का पानी
दूषित पानी, अब दिल्ली में रहने वाले लोग तो दूषित ही पानी पीते हैं, जिससे कैंसर और बहुत सारी बीमारियां होती हैं, क्योंकि यमुना नदी अब नदी नहीं रह गया। यमुना माँ की आंचल गंदे हो गए। गंगा मैली आंचल, गंगा तेरी मैली आंचल, तो यमुना तेरी मैली आंचल एक नाले के रूप में रह गया है। और उसी का पानी का रिसाव जो होता है दिल्ली को मिलता है, उससे दुनिया भर की बीमारियां होती हैं। उस पर कोई साफ सफाई या कोई उसकी सौंदर्यीकरण के लिए नहीं सोचता। कई आंदोलन, कई तरह के जो पर्यावरणविद हैं, जो लोग हैं, वो काम करते हैं, आवाज भी उठाते हैं। सरकार भी 100 करोड़, 200 करोड़, 700 करोड़ एलोकेट करती है सफाई के लिए, सब कुछ करने के लिए, लेकिन वो सब पैसा बंदरबाट होता है और कोई काम नहीं होता। तो यमुना की सौंदर्यीकरण अभियान चलाने की जरूरत है। थैम्स नदी लंदन के तर्ज पर इसको विकसित करने की जरूरत है, ताकि दोनों पार्ट पे रोड हो, इसका रिंग बनाया जाए, इसमें गहराई की जाए, जिससे बोट और स्टीमर चलाया जाए, दोनों पट पे फूल पत्तियां, बगीचे हों। तो इस तरह से विकास हो सकता है, व्यापारियों को व्यापार मिल सकता है, होटल मोटल बनेंगे, और सरकार को अरबों खरबों रुपए, डॉलर, यूरो, विदेशी जो है करेंसी मिलेगा, चूंकि ये पर्यटक स्थल होगा। और उससे भारत का शान, दिल्ली का शान तो बढ़ेगा, भारत का शान बढ़ेगा। और दिल्ली में जो 2.5 करोड़ आबादी रहती है, उसे शुद्ध पानी भी मिलेगा, जिससे बहुत तरह की बीमारियां, बहुत तरह के अरबों खरबों जो खर्च होते हैं स्वास्थ्य के नाम पे, वो नहीं होगा। और यमुना के किनारे मीडिया हाउस हो सकता है, फिल्म सिटी हो सकता है, हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, मोटल होटल हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। जिस तरह से लंदन बसा हुआ है, पेरिस नदी किनारे बड़ा खूबसूरत उनका बना हुआ है, तो हमारा भारत का एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यमुना को साफ करके, यमुना की गहराई बढ़ा करके, यमुना के किनारे सड़कें बना करके, यमुना के किनारे बाग बगीचा, फूल पत्तियां लगा करके इसको सुंदर किया जा सकता। और ये तब होगा जब सरकार, दिल्ली सरकार और सेंट्रल सरकार चाहेगी, और उसमें स्वयं संगठन के सहयोग मिलेंगे। जो ड्रेनेज 22 जगहों पर जो नाला जो फैक्ट्रियों की और गंदगियां आती हैं, उस पे सफाई करके उसकी पानी नदी में गिराया जाए, उसके लिए अलग से किनारे से नाला बनाया जाए या उसकी अलग व्यवस्था की जाए। और उसके लिए उन सारे उद्योगपतियों जो जिनका पानी, गंदा पानी फैक्ट्रियों की आती है, उन्हीं से लिया जा सकता है। तो बहुत इसमें सरकार को कोई पैसा नहीं खर्च होता, आम का आम गुठली का दाम, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ही फायदा होता है। और दिल्ली के और भारत के और भारत से और विदेशों से आने वाले तमाम लोगों को फायदा हो सकता है। तो इस पे ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन और एएनपी एक मूवमेंट, यमुना सौंदर्यीकरण अभियान के लिए मूवमेंट चलाना चाह रहा है। उसके लिए जन संवाद हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो ये तो काम हम लोग करने जा रहे हैं, जल्दी से इस पे सारा कुछ काम कर रहे हैं। काफ़ी युवाओं को, काफ़ी लोगों को हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो आज का वर्तमान में जो हमारे किसान का जो आंदोलन है, मैं लगातार किसान आंदोलन का सहयोगी हूँ। मुझ पे अंकुश लगाया गया है, मैं ज़्यादा ना बोलूँ, किसी लीडर के बारे में ना बोलूँ। तो पर्यावरणविद पे बहुत सारे हमारे युवा युवतियाँ जो बोल रहे हैं, उनको गलत तरीके से, गलत केसों पे फंसाया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। किसान हमारे 200 से ज़्यादा मर गए हैं और उन पे जो है जुल्म किया जा रहा है। तो मैं किसान भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे दूसरी पार्टी के लोग हों, बीजेपी के हों, कोई भी पार्टी का हो, ये सब अपनी अपनी हित, अपनी अपनी पार्टी के हित के लिए देख रहे हैं। अगर आप अपना हित चाहते हैं तो भारत के तमाम किसानों को भारत बंद, रेल रोको,
इस तरह से हम नुकसान या कुछ ना करें, बल्कि हम अपने अपने जो सांसद हैं, जो एमपी हैं अपने अपने क्षेत्र का, उसको उस क्षेत्र से निकाला कर दें, या अगर वो मिल जाए तो उनको सब लोग मिल करके एक पेड़ से बांध दें और पानी डालें, उस पर पैरों में पानी डालें, खाद डालें और कहें कि हम आपका विकास कर रहे हैं, हम आपको बड़ा कर रहे हैं। तब उन्हें पता चलेगा कि सांसद महोदय को कि जो है वो जो भत्ता लेते हैं, सैलरी लेते हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं और हाँ में हाँ हामी भर रहे हैं, उनको पता चले। तो अगर हमारे सांसद किसानों के हित में इस्तीफा देते हैं और उसे हम मजबूर करते हैं, तो कुछ बात बनेगी, इस आंदोलन का एक अलग ही रूप देखने को मिलेगा। तो संसद का घेराव हर अपने अपने क्षेत्र में करें। जो लोग एरिया क्षेत्र में नहीं है, कहीं हैं, तो उनको बिल्कुल निकाला करें। जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय इंटरकास्ट शादियों में, महापंचायत में, खाप में, मैं बहुत सारे खापों में अभी मीटिंग्स में किया। कल भी हमारी एक खाप में मीटिंग थी, बहुत से अच्छे अच्छे किसानों से, बहुत सारे श्रमिक संगठनों से बात करने का और मिलने का मौका मिला। तो मैं सभी खापों से मैं आग्रह करना चाहूँगा, सभी किसानों से, कि आप अपने अपने क्षेत्र के जो सांसद हैं उसकी घेराव करें, उनको पकड़ करके पेड़ में कम से कम 2 घंटे के लिए बांध दें। ये बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और जहाँ जहाँ भारत के अंदर, जैसे वेस्ट बंगाल है, आसाम है, और जहाँ जहाँ उत्तर प्रदेश में चुनाव की जो सरगर्मियाँ हैं, जो नेता लोग अपनी रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ जो है चुनाव का बहिष्कार करें और वहाँ कहें कि हमें इस तरह की चुनाव, ऐसे सरकार नहीं चाहिए। और हमारे ईवीएम में जो कमियां हैं, जो ईवीएम के द्वारा जो ये जो दादागिरी करते हैं, अपने लोगों को चुन लेते हैं, तो मैंने हमेशा कहा कि एक तो ईवीएम हटनी चाहिए। दूसरा जो है, जो नोटा जो बनाया गया है वो अमीरों के लिए, उन बदमाशों के लिए, फायदे के लिए बनाया गया है, वो नहीं होना चाहिए, उसकी ज़रूरत नहीं है। उसकी जगह पे रिकॉल सिस्टम होने चाहिए कि अगर कोई नेता, अगर कोई हमारे सांसद, विधायक, कॉरपोरेटर गलत तरीके से चुन लिया गया है, तो वहाँ के क्षेत्र के लोग उनको वापस की नहीं, ये नहीं चाहिए, ये गलत तरीके से गया है, तो उसकी वापसी हो, ये पावर इलेक्शन कमीशन को होना चाहिए। और जनता को रिकॉल सिस्टम, आवाज़ उठाने का पूरा पूरा हक होना चाहिए, उसको एक ताकत होनी चाहिए। आंदोलन को रोकना, आंदोलन को कुचलना, आंदोलन में आंदोलन जीवी, परजीवी और पता नहीं क्या क्या कह कर करके ये जो पल्ले झाड़ रहे हैं और ये जो अलग तरह की तोड़ फोड़ की राजनीति कर रहे हैं, कभी खालसा, कभी आतंकवाद, कभी अलगाववाद, कभी नक्सलवाद का, ये जो चीज़ें दे कर करके ये जो हमें तोड़ना और बर्बाद करने की कोशिश कर रही है, ठीक नहीं है। और हम सबको समझना चाहिए। और जो किसान, भारत में पहले 92% किसान हुआ करते थे, लेकिन उसे भी तोड़ तोड़ करके अब भारत में जो है कोई 60-64% रह गए हैं, लेकिन 64% भी कम नहीं है। जब 33% सरकार बना सकती है, तो किसान का सरकार क्यों नहीं बन सकता। इसलिए किसान संगठित हों और आने वाले वक्त में किसान, नौजवान, जवान, महिला, दलित, शोषित और मजदूर इकट्ठा हो जाए। और इकट्ठा होकर करके जब आप इकट्ठे होते हैं तो आप 90% से ज़्यादा हो जाते, और चंद 2-4% के लोग आप पे शासन करता है, आपको इधर उधर तोड़ करके के अपनी रोटी सेकता है, तो आप बेवकूफ़ बनते हैं। और आप आरक्षण और आप जो है फैसला, फैसिलिटी और 500 दे दो, 200 दो में बिक कर करके आप इस तरह की बातें कर। आप राजा हैं, जनार्दन हैं, आपकी संख्या ज़्यादा है, आप सत्ता में क्यों नहीं आते। बाबा आम्बेडकर ने, हमारे एक लीडर राजेश पायलट ने, चौधरी चरण सिंह ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने, बहुत सारे, सुभाष चंद्र बोस ने, बहुत सारे लोगों ने कहा कि किसान बहुमत में है
और किसान को तोड़ने की ये जो साजिश अंग्रेजी शासित है, जो ये चाहते हैं, उसको समझिए और किसान को संसद में जाने दीजिए। अगर गरीब का बच्चा जाएगा, अगर नौजवान जाएगा, जवान का बच्चा संसद में जाएगा, अगर शोषित दलित का बच्चा जाएगा तो उसका हक मिलेगा। इसलिए आरक्षण वगैरह की ये सब चीज़ें तो अलग चीज़ है, वो अलग राजनीतिक है। लेकिन जो बहुमत में हैं, आप जो अपने को कहते हैं कि मैं मूल निवासी हूँ, लेकिन अलग अलग कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ, मैं कर्पूरी ठाकुरवादी हूँ, मैं उसका हूँ, तो आपको इस तरह से टुकड़े में रहने का आदी हो गए हैं। और आप सबको कहा जा रहा है कि आप हिंदू हैं, क्योंकि हिंदू का शाब्दिक अर्थ है गुलाम। तो कहते हैं सब हिंदू एक हो जाओ। उसमें मुसलमान भी है, सिख भी है, क्रिश्चियन भी है। तो जो लोग गुलाम हैं वो हिंदू हैं। और जो चतुर चालाक लोग हैं उनसे पूछिए कि आप हिंदू हैं क्या, तो वो अपने को हिंदू नहीं कहते, वो कहते हैं कि मैं सनातनी हूं। अगर ज्यादा से ज्यादा अपने धर्म को व्याख्या करने तो कहते हैं सनातनी, या फिर कहते हैं मैं ब्राह्मण हूं, मैं यूरेशियन हूं, मैं फॉरवर्ड हूं। वो हिंदू नहीं कहते। हिंदू कहते हैं तो आप सब हो और सब आपके साथ हो, आपको हम जोड़ना है, ये करना, और आपको इस तरह से तोड़ते रहते हैं। तो इसलिए एक बिहारी, जो बिहार के रहने वाले बिहारी, उनको शान से कहना चाहिए कि मैं बिहारी हूं। उसी तरह से जो हिंदुस्तान के अंदर चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्धिस्ट हो, या किसी भी संप्रदाय के हों, वो सभी गुलामी में जी रहे हैं। और मैं कहता हूं कि ये सभी के सभी हिंदू हैं। यानी हिंदू का शब्द होता है, अगर गुलाम तो मैं गुलाम हूं, और उसमें सभी जात के लोग हिंदू हैं। तो हिंदुत्व को बचाने के गुलामी से आजादी के लिए आपको संघर्ष करना होगा। इसके लिए आपको एकजुटता दिखानी होगी। और चाहे विधायक हों, सांसद हों, बाकी हों, उनको अपने लोगों को, और उसके लिए हमने कहा बार बार कि कम से कम आपके बीच में से जो ग्रेजुएट हैं, जो थोड़ा सूझबूझ रखते हैं, सामाजिक सरोकार से उनका वास्ता रहा है, 5 साल 10 साल उन्होंने अच्छा काम किया है, भारत को करीब से देखा है, समाज को देखा है, ऐसे लोगों को जबरदस्ती पकड़ कर करके विधायक और सांसद बनाए। और जो लोग लोभ लालच में आपको पैसा दे कर करके और आ करके बनना चाहते हैं और आप उन्हीं को वोट देते, उनका खाएं और उनको पिछवाड़े पे जो है बजाएं। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो बहुत सारे इंडिपेंडेंट, बहुत सारे छोटे छोटे लोग, पार्टियां, मैं कहता हूं पार्टियां ठीक है, बात करने के लिए पार्टियां बनाते, लेकिन पार्टी का कोई संविधान में कोई जगह नहीं है। लेकिन जो बड़े बड़ी जो कॉर्पोरेट पार्टियां बन गई है, जो कंपनी बना लिए हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, उनको आप तोड़ सकते हैं। उनकी एक बार मनोबल टूट जाएगा तो समझ में आएगा कि हमें जनहित में काम करना है। और अगर सब लोग मिलकर के जनहित में काम करते हैं, समाज हित में काम करते हैं, जनता के लिए काम करते हैं, तो बुराई क्या है? ये ठीक है। बहुत लोग कहते हैं कि जो आएगा, जो आया वो गलत है, जो था वो गलत है, जो आएगा क्या वो गलत नहीं होगा? हो सकता है कि आने वाले भी गलत हों, लेकिन अगर हम लोग सतर्क होकर करके अच्छे सच्चे लोगों को ले जाते हैं और उसको एक बाउंड्री रखते हैं, रिकॉल सिस्टम बना के रखते हैं कि अगर गलत किया तो हम उसको पीछे जब चाहें तब उसको सत्ता छोड़नी पड़ेगी, एक सिस्टम बना दिया जाए, उस सिस्टम के लिए आवाज उठाई जाए। सिस्टम कौन बनाएगा? तो जनता बना सकता है। उसके लिए आवाज, उसके लिए आंदोलन, उसकी क्रांति, जन क्रांति लाने की जरूरत है। जनाक्रोश तो अंदर से भरा पड़ा हुआ है, लेकिन उसको जो है क्रांति का रूप देना पड़ेगा, तो सब कुछ हो सकता है। बहुत बड़ी चीजें नहीं, हालांकि बड़ी चीजें हैं, लेकिन अगर जनता चाहेगी, जिस तरह से किसान आज आंदोलनरत है और ये बहुत छोटा समझा जा रहा है, सरकार समझ रही है कि ये हम इस तरह से तोड़ देंगे, हम इसको खालिस्तानी, आतंकवादी, नक्सलाइट और पार्टियों का, उनका, इनका नाम दे करके जो कर रहे हैं, तो सच्चे अच्छे किसान हैं, वो डटे हैं अपने हक के लिए। जब तक उन पे जुल्म होगा, जब तक उन पे जो गलत सलत कानून बना दिए गए हैं और
जो पीछे बैठ करके कॉरपोरेट हाउस सरकार चला रही है, अपने फायदे के लिए सारा कुछ कर रही है। बड़े बड़े गोडाउन्स बना रहे हैं, बड़े बड़े अपने मॉल्स बना रहे हैं, और ये जो है सड़कें, हाईवे, एयरपोर्ट, बड़ी बड़ी कंपनियां, बैंक्स, ये सब जो खरीद रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं कि आपको चारों तरफ से घेर करके, जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने चारों तरफ से घेर करके राजे रजवाड़ों को खरीद लिया और उस पर व्यापार किया और आपको गुलाम बनाया, उसी तरह से ये राजतंत्र, लोकतंत्र में राजतंत्र चल रहा है और राजतंत्र की सिस्टम पे ये भारत चल रहा है। चूँकि जो चला रहे हैं उनको मालूम है कि भारत आज़ाद नहीं है, 99 साल के लीज पे है और उसमें 73-74 साल गुजर चुका है। बाकी वक्तों में जितना समेट सकते हैं समेट लें। क्या पता जो अंग्रेज अंदर से गेम खेल रहा है वो फिर से आपको भारत ले ले, या इन्हीं लोगों को मिल कर करके आप पे हुकूमत करे। तो ऐसा हो सकता है कि आप जल्द ही राजतंत्र में, जो लोकतंत्र है, राजतंत्र में परिवर्तित हो जाए। लोग कहते हैं ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, तो इसी का प्रयोग बीच बीच में होता रहता है और ऐसा हो रहा है। और आप, हम आंदोलनकारी, आंदोलन जीवी, परजीवी, धरना प्रदर्शन जीवी, चीखने चिल्लाने वाले लोग, आवाज़ उठाने वाले लोग ही बन के रह जाएंगे। गलत केसों में फंसा दिए जाएंगे, डंडे पड़ेंगे, जेल में सड़ाए दिए जाएंगे और आप लोगों को कहा जाएगा, हम लोगों को कहा जाएगा कि हम लोग जो है देशद्रोही लोग हैं, देश हित में बात नहीं करते, देश के विरोध में बात करते हैं। और जो हमारे जो सेवक हैं, जो चौकीदार हैं, जो जिनको हम चुनते हैं, जिनको हम कहते हैं कि हमें गुड गवर्नेंस, सुशासन हमें देगा, वो हमारे और आपके बीच में जुर्म करता है। और इस तरह से ये नश्वर शरीर, ये जो हमारे जो बोलने की जो शक्तियां हैं वो छीन लिए जाएंगे, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो छीन लिए जाएंगे, मौलिक अधिकार आपके नहीं रहेंगे, आपका जन्म सिद्ध अधिकार नहीं रहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय अधिकारों पे बहस चलती रहेगी। जिस तरह से कभी पंचायतों में 1 दिन में, 2 दिन में या आधे घंटे में फैसला हो जाता था, होता था। हालांकि पूरे भारत में एक पंचायती सिस्टम होनी चाहिए, उसी को एक ताकतवर बनाना चाहिए, लेकिन अब कोर्ट कचहरी है जहाँ पे केसेस जाते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट हैं जहाँ पे बरसों बरसों, 10 साल, 15 साल, 20 साल आप केस लड़ते रहिए और बड़े मज़े से वो लोग जो है शासन करते रहते हैं। और जो दबे कुचले लोग हैं, वंचित लोग हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, ये जो है गुलामी में हिंदू बन कर के जी रहे हैं। तो इससे हमें आगे निकलने की ज़रूरत है और इसके लिए हम लोग लगातार इस पे काम कर रहे हैं। लगातार जंतर मंतर पे, कल भी 16 और 17 को कर्पूरी जयंती पे बहुत सारे लोग बिहार से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, दिल्ली से इकट्ठे हो रहे हैं। मैं भी उसमें इन्वाइटी हूँ, मैं देखता हूँ, वहाँ जाके बात करूँगा। और ऐसे ही कई और कार्यक्रम लगातार होते रहते हैं, उनमें सब जगह मैं जा रहा हूँ, सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ। लेकिन जो सरकार है वो दमन की नीतियों को लेकर करके, जिसे मैंने विश्वास था कि अच्छा काम करेगा, लेकिन सिर्फ बतौलाबाजी, सिर्फ वादा वादा वादा, योजना पर योजना, कुछ 2-4 अच्छे काम कर लिए। कश्मीर का कहते हैं 370 हटा, ठीक, अच्छी बात है, लेकिन कश्मीर के अंदर 370 हट गया, क्या कश्मीरी पंडितों को हक मिला? क्या कश्मीरी पंडितों के उनके घर मिल गए? क्या कश्मीरी पंडितों की उनकी ज़मीन मिल गई? वहाँ पे कॉरपोरेट हाउस, मॉल बनाने में सोच रहे हैं, वहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगाने के लिए सोच रहे हैं, उन पे कब्जा करने के लिए सोच रहे हैं। तो वहाँ के जो समस्या थी, जिसके लिए 370 हटाने की हटी, उसमें कश्मीरी पंडित जो पूरे भारत में, दिल्ली में, बॉम्बे में और विदेशों में हैं फैले हुए, क्या उनको हक अधिकार मिल गया? मैं समझता हूं कि खामोशी से वो जी सर जी हुजूरी कर रहे हैं, लेकिन आने कुछ ही दिनों का इंतजार है कि ये लोग जो है आवाज़ उठाएंगे, गालियां सरकार को देंगे कि भाई क्या इसीलिए 370 हटाया गया था, 35 से हटाया गया था, मेरा अधिकार कहाँ है? तो ये सारी चीज़ें आएंगी। उपभोक्ता खामोश बैठा है, कंज्यूमर, जो हम सब कंज्यूमर हैं, खामोश बैठा है कि ये तो किसानों का आंदोलन है। लेकिन ये माय डियर, ये आंदोलन आम जनता का है, क्योंकि आम जनता महंगाई में पिसेगी।
और जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं तो झोला लेके आया हूं, झोला उठा के चला जाऊं, उस झोले में क्या क्या लेके जाएंगे ये तो बताया नहीं। और सचमुच में एक दिन झोला लेके जाएंगे और उस झोले के अंदर आपकी जमीन, आपकी अस्मिता, आपकी अमन शांति, आपकी मानवता, वो साथ में लेके जाएंगे और आप देखते रह जाएंगे, आप आपस में लड़ते रह जाएंगे, आप हिंदू मुस्लिम, जमीन, मंदिर, मस्जिद, हमारा ये हक, मेरा वो हक, मेरा ये, मेरा वो, यही करते रह जाएंगे। CAA, NRA, NRC, ये सब करते रहेंगे। और वो झोला उठा करके जिस तरफ से नीरव मोदी, विजय माल्या, उसी तरह से कल को मुकेश अंबानी, अदानी और रामदेव बाबा, श्री श्री रविशंकर, और अगर इस वक्त आसाराम होते, राम रहीम होते, तो ये सब 1 2 3 रफू चक्का। और आप देखते रहे, क्योंकि हम लोग सदियों से गुलाम रहे हैं और गुलामी में जकड़े हुए हमारी मानसिकता बन गई है। जैसा कि मैंने बहुत बार कहा कि हाथी को भी अगर आप एक पेड़ से बांध दें, एक छोटी सी कील से बांध दें और उसको ये एहसास हो जाता है कि अब मैं कैद हो गया हूँ, मैं यहाँ से भाग नहीं सकता, और उसकी जंजीर को भी हटा दे तो वो वहाँ पे खड़ा रहेगा कि मैं तो गुलाम हूँ या मैं बंधा हुआ हूँ, मैं कहीं नहीं जा सकता। उसी तरह से जनता को ये हमेशा ऐसा लगता है कि मैं तो सदियों से गुलाम रहा हूँ, सदियों से हमारे पूर्वज गुलाम रहे, मैं भी गुलाम हूँ। वो आज़ाद होना ही नहीं चाहते। आज़ादी का मजा सिर्फ मैं आज़ाद हूँ, किसी ने कह दिया आज़ाद हूँ, सुन करते हैं और उसको मान लेते हैं, और हम जो है भांग की नशे में मस्त रहते हैं। आने वाले फागु आ रहा है, होली का सीजन आ रहा है, रंग गुलाल का भी सीजन आ रहा है, मौसम चेंज हो रहे हैं। प्रकृति की मार जो धीरे से लगती है लेकिन लगती है जोर से, हम आप भूल जाते हैं और फिर छटपटाते हैं। 2020 को आपने देखा, 2021 में जो हमारे उत्तराखंड में कई मजदूर, कई 100-400 मजदूर, और जो त्रासदियां हुई, बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारे बर्बाद हुए। तो इस तरह का प्राकृतिक आपदा आप समझते हैं कि अभी आया और चला गया? एक नहीं, अनेक प्राकृतिक आपदाएं आएंगी और हर मानव को ग्रास बना लेगा। उससे पहले सचेत होइए, मानवता को बढ़ाइए, इंसानियत को बढ़ाइए, ह्यूमैनिटी को बढ़ाइए। एकता, अनेकता में हम फैले हुए हैं, लेकिन एकता के साथ आगे बढ़िए बिना किसी भेदभाव का। यही जीवन है। और बिना के एक प्रॉफिट, एक कंपनी एक दिन में 600 करोड़ रुपया कमाता है, और एक भारत के अंदर एक व्यक्ति एक दिन में 6 रुपया भी उसके हाथ में नहीं लगता, 6 रुपया भी नहीं कमाता। तो ये जो विषमता है, इसको पाटने के लिए काम करना होगा। हमारे यहाँ बहुत सारे कानून हैं, लेकिन उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं होता। आय से अधिक रखने की भी कानून है, लेकिन आय से अधिक खूब पैसे रखने के लिए छूट मिल रही है। अब तो अनाज मंडियां भी खत्म होकर के वो कितना भी कोई रख सकता है, और मनमाने तरीके से 1 रुपया का माल 100 रुपया में बेच सकता है। आज भी वही हो रहा है। एक छोटा सा चाय वाला भी 1 रुपये का लागत लगाता है, 10 रुपये कप चाय बेचता है। तो वो अगर 1 रुपया की लागत लगा के वो 10 रुपया 9 रुपया कमाता है, तो जो करोड़ रुपया लगाता है, क्या वो 1000 10,000 करोड़ नहीं कमाए? तो वो कमाता है। और इसका सारा असर, सारा जो मार, सारा जो चोट है, वो तमाम जनता पे पड़ता है। पहले जनता कम थी, अब 140 करोड़ की जनता है। पता नहीं कब हमें पानी ना मिले, पता नहीं कब हमें हवा पे भी टैक्स और हवा भी खरीद करके हवा लेना पड़े, पता नहीं कब आपको भोजन भी नसीब न हो और आप आदमी आदमी को नोच नोच के खाने लगें।
तो ये जो है नरभक्षी नर मानव जो पुराने ज़माने में कभी होता था, जब उनको पता ही नहीं था कि कौन सी चीज़ खाना है, कहाँ जाना है, तो नदियों के किनारे बसे और आगे गांव और गांव से शहर, शहर से महासागर बना लिए और उसी नदी उसी माँ को आज प्रदूषित कर रहे हैं और उसकी पानी, गंदी पानी, अपनी ही आपका सुसु लैट्रिन का मिला हुआ मिश्रण पानी आप पी रहे हैं और आप जो है अपने को अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके शान बघार रहे हैं, तो आपका जो पतन निश्चित है। तो जब तक हम सभी नदियों को, भारत के तमाम नदियों को जोड़ करके, हमने कई वर्षों से ये मांग करते रहे, भारत सरकार के प्रधानमंत्री ने भी इस पे कहा कि नदियों, तो अगर नदियों को जोड़ दें तो बाढ़ नहीं आएगी, उससे बहुत सारे पैसे बचेंगे, पानी की कमी नहीं होगी, उसकी थोड़ी गहराई कर करके उसमें जो स्टीमर उसको जो है पर्यटक स्थल बना करके हम सभी नदियों को खूबसूरत बना सकते हैं, जिससे हमारे जो है पशु पक्षी भी सुख शांति से रहेंगे, उनको भी शुद्ध पानी मिलेगा। अच्छा, हमें पशु अगर पानी उसको सही मिलता है, भोजन अच्छा मिलता है, चारा उसे अच्छा मिलता है, तो हमें अच्छा दूध मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जुड़े हुए एक दूसरे से। तो ये जो है प्रकृति का जो चक्र है, उस चक्र को हमें शुद्ध करने के लिए, सौंदर्यीकरण करने के लिए एकता के साथ आइए और हमारे ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन अहरा के साथ आगे बढ़िए। और इसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत लोग हैं जो तोड़ने की बात करते हैं, बहुत लोग हैं जो बिखरने की बात करते हैं, बहुत लोग हैं जो एक दूसरे पे वार कर करके ख़त्म करने की बात करते हैं। इससे कुछ नहीं होगा। हम मानव हैं, मरना तो है, लेकिन शांति के साथ, अमन के साथ, एकता के साथ, भाईचारे के साथ आगे बढ़िए। फिर हमें कई बंदिशें हैं जिसकी वजह से मैं रेगुलर आपके बीच में नहीं आऊँगा, आज इसीलिए थोड़ा सा लंबा कर दिया। आप लोग इस बात को ध्यान रखिए और जैसे ही हमारे ऊपर भी बंदिशें हैं, हमारे मोबाइल को ट्रेस किया जा रहा है, उसको टेप किया जा रहा है, तो हमारे हो रहे हैं, तो उन चीज़ों को भी हम घबराते नहीं, डरते नहीं, चूँकि हम लोग एक जुझारू लड़ने वाले लोग हैं। और जो हमारे कॉरपोरेट हैं, जो हमारे जो IAS IPS लोग हैं, उन पे भी अब बार आनी है, उनको भी सोचना है। मैंने भी कहा कि देखिए, आप बहुत पढ़ते हैं, 24-25 साल आप गहन अध्ययन करते हैं, लेकिन जी सर जी हुजूरी करना पड़ता है। और आप जो है ये जो हमारे जनप्रतिनिधियों की सैल्यूट ठोकते हैं और वो आपको हाँकते हैं, आप जाग जाइए और आप अपने को संगठित कीजिए, अपने हक के लिए लड़िए। और जितने IAS IPS हैं जो भ्रष्टाचार से हट करके, आप ही भ्रष्टाचार करवाते हैं, आप ही जो है नेताओं को पैसा पहुंचवाते हैं, दिलवाते हैं, इन सब से रोक कर करके अब अपनी ज़मीर को जगाइए, समाज के लिए, देश हित के लिए, परिवार के लिए आप काम कीजिए। इसके लिए अहरा आपको एडवांस में शुक्रिया करेगा, आपको धन्यवाद करेगा और आपको सैल्यूट करेगा। आपके साथ हैं तो जितने भी IAS IPS जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं, एकजुटता दिखाते हुए आगे बढ़िए। आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।